नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ये जो हमारी जंग है एग्ज़ाम्स क्लियर करने की, इसमें आप और मैं दोनों परस्पर आगे बढ़ते हुए आज एक नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम रिवोल्ट ऑफ 1857 है। आपने अभी तक 2 टेस्ट भी दिए हैं जो बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस पे बेस्ड हैं। सो आप समझ पा रहे होंगे कि मेरी स्ट्रेटजी क्या है पढ़ाने की या गाइड करने की। मैं कोई टॉपिक लेता हूँ, टॉपिक और क्वेश्चनर दोनों साथ में रखिएगा। ये नहीं कि आप क्वेश्चनर बाद में कीजिए या टेस्ट बाद में लीजिए, क्योंकि टेस्ट में भी बहुत सारी नई थ्योरी रहेगी, ताकि आपका ये इसका सिर्फ एक पर्पस है कि आपका इंटरेस्ट बना रहे और आप चीज़ों को थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में लें, काफ़ी एक्साइटेड रहें एग्ज़ाम्स के प्रति, एग्ज़ाम क्लियर करने के प्रति इनफैक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राउंड रूल्स वही है, ध्यान से पढ़ें, आप लोग कहीं फंसे नहीं, साथ हैं, निकलेंगे ज़रूर। टारगेट आपको पता ही है, 100 से ऊपर प्रीलिम्स से मार्क्स लाना है। नोट्स बनाने की जो इम्पोर्टेंस है वो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, और ये आपको जब आप क्विज लेते होंगे तो आपको पता चलता होगा, क्योंकि मैं भी कोई जब जैसे एग्जाम में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन जनरली नहीं आता है, उसी तरह मैं भी अपने क्वेश्चंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछता हूँ। जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं और जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप देख रहे होंगे, एक लेवल ऊपर या एक लेवल नीचे है। इधर आप जो पढ़ के आएंगे उससे आपको कुछ हो सकता है कोई क्वेश्चन ही ना बने। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, आप भी कुछ होमवर्क करेंगे अपनी तरफ से। जब मैं किसी वीडियो में कुछ कहता हूँ तो आप भी प्लीज़ अपनी तरफ से कीजिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी सफलता के लिए करना है, या हमेशा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैं आपके साथ हमेशा हूँ, और एग्ज़ाम में आपको खुद ही बैठना है। ठीक है, हमारी फिलॉसफी तो आपको याद है, पढ़ेंगे, पंडित नहीं बनेंगे, टारगेट करेंगे और फायर प्रीलिम्स में 100 से ऊपर मार्क्स। कुछ बातें रिवॉल्ट ऑफ 1857 से पहले, क्या ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 पहला रिवॉल्ट था? तो इसका आंसर है नहीं। इससे पहले भी 1806 में वेलोर म्यूटिनी हुआ था। इसमें एक लार्ज स्केल वायलेंट म्यूटिनी हुआ था भारतीय सैनिकों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। आप मुझे बताएं कि वेलोर कहाँ पे स्थित है। ठीक है, आप जब भी कोई इंपॉर्टेंट नाम आए, वेलोर आए, आधे से ज़्यादा आप लोग जानते होंगे, बट हाँ, अगर किन्हीं को नहीं पता है तो प्लीज़ अपना होमवर्क करिए। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट रिवॉल्ट और हुआ था जिसका नाम पैक रिबेलियन है, जो 1817 में हुआ था। वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट था। आपको मुझे ये बताना है कि ये जो रिवॉल्ट हुआ था पैक द्वारा, वो किस लीडर के अंडर हुआ था। ठीक है, ये आप होमवर्क कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे, रिवॉल्ट ऑफ 1857। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। जैसे 29 मार्च 1857 बैरकपुर है, जहाँ पे मंगल पांडे ने एक रिवॉल्ट लीड किया था। उसके बाद आते हैं 10 मई 1857, बहुत इंपॉर्टेंट डेट। मेरठ में 3rd नेटिव रेजिमेंट ने रिवोल्ट किया। इशू नई राइफल्स इंट्रोड्यूस हुई जिन्हें इनफील्ड कहा जाता था। उसमें ग्रीस्ड कार्टेज यूज किए थे जिनके ऊपर की खोली पोर्क या बीफ से बनी रहती थी, और दोनों ही हिंदू और मुस्लिम में सेक्रेट थे। तो आप समझ सकते हैं धार्मिक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए इस राइफल के कार्ट्रिज को यूज करने से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट सेंटर्स जो थे वो कहाँ थे रिवोल्ट के। जहाँ तक हमें पता है कि जब रिवोल्ट हुआ था मेरठ में, तो वो लोग कहाँ गए? दिल्ली, क्योंकि ये रिवोल्ट एक लीडरलेस रिवोल्ट था। इनिशियली कुछ सैनिकों ने विद्रोह किया क्योंकि उन्हें जो नई बंदूक थी उसमें जो गोली भरते थे, उसका जो पीछे वाला हिस्सा फाड़ के फेंकते थे, उसमें काऊ या पिग की चमड़ी लगी रहती थी। तो ये उनके धार्मिक जज्बातों को हर्ट करती थी। बट है तो थे तो सैनिक, कोई लीडर नहीं था। तो उस समय मुगल एम्पायर के एक राजा थे बहादुर शाह टू, जो काफ़ी बूढ़े थे और उनकी इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा नहीं थी। तो ये वहाँ से नारा दे के दिल्ली चलो, पहुँच गए दिल्ली बहादुर शाह टू। तो यहाँ से इन्होंने बागडोर संभाली। कानपुर में नाना साहब थे, तांत्या तोपे थे और अजीमुल्ला खान थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल। इन सबसे ज़्यादा बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि हम क्वेश्चन आंसर सेशन में देखेंगे।
फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, झांसी में मोस्ट फेमस रानी लक्ष्मीबाई, बरेली में खान बहादुर खान, आरा में दैट इज आवर बिहार कुंवर सिंह ऑफ जगदीशपुर। रिवॉल्ट तो हो गया, इम्पैक्ट क्या पड़ा? ठीक है, एक्ट ऑफ 1857 आया। इसमें क्या था? इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में रूल खत्म हो गया। तो रूल किसके पास गया? तो ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक नया पद क्रिएट हुआ, जो कि एक मिनिस्टर था ब्रिटिश गवर्नमेंट में, जो वहां बैठता था इंग्लैंड में। उसे भारत की अर्थव्यवस्था एवं प्रशासन की बागडोर थामी गई। वायसराय का एक पोस्ट क्रिएट हुआ। ये कोई नया पोस्ट नहीं था, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उन्हीं का नाम चेंज करके एक टाइटल दे दिया गया वायसराय। तो आप मुझे बताएं कि पहला वायसराय कौन था? रिवीजन भी करते रहिए, जिन लोगों को पता है, जिनको नहीं आता वो सीख लें, है ना। या तो सीखना है या तो जीतना है। ठीक है, तो फर्स्ट वायसराय का नाम है लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक थ्योरी जब भी हम 1857 रिवॉल्ट पढ़ते हैं तो उसमें एक जो कॉजिंग फैक्टर होता है, उसमें लोगों के सेंटिमेंट्स, सिपाहियों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुई थी। वो किस कारण हर्ट हुई थी? उसमें एक मेजर फैक्टर है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का। इसको हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में, बट रिवॉल्ट के बाद इसको विड्रॉ कर लिया गया। अब हम देख लेते हैं कि व्हाट वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये एक एनेक्सेशन पॉलिसी थी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में लगाती थी। इसमें वो प्रिंसली स्टेट्स जिनके पास कोई मेल हायर नहीं हो, जो सक्सेसर नहीं हो, अगर कोई अपना उनका लड़का नहीं हो, तो उसे वो एनेक्स कर सकते थे इस बेसिस पे। ठीक है, इस ट्रीटी के अंदर कौन कौन से प्रिंसली स्टेट्स हथियार लिए गए? उसमें सतारा का नाम है, जैतपुर, संभालपुर, भगत, उदयपुर, याद रखें ये छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान वाला नहीं, झांसी, नागपुर, तोरे नारकोट, अवध 1857। आप ये ध्यान रखें कि ये एक्चुअली में अवध में ऐसा कोई सीन नहीं था कि वहां पे कोई मेल सक्सेसर नहीं था। वहां लॉर्ड डलहौजी ने ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस इसे एनेक्स किया था अवध को। तो आपको दिख रहा होगा कि ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो मुख्यतः इसमें जो प्रॉब्लम्स थे वो थे कि हमेशा से सक्सेसर कौन बनेगा, राजा को ये पावर था चूज करने का, उसे खत्म कर दिया गया। ठीक है, खासतौर से जिनकी वंशज आगे नहीं है, जो मेल वंशज नहीं थे, उनकी ये जो चुनने की शक्ति थी इसको खत्म कर दी गई। उसके बाद ब्रिटिश सब डिसाइड करेंगे कि कौन सा रूलर कॉम्पिटेंट है और कौन सा रूलर इनकॉम्पिटेंट है। जैसा कि हमने देखा कि अवध को इस प्रिटेक्स्ट में, क्योंकि उसे जो बोला गया कि वहां पे अच्छा शासन नहीं चल रहा है, इस कंटेक्स्ट में, इस प्रिटेक्स्ट में, बहाने पे उसे एनेक्स कर लिया गया। लॉर्ड डलहौजी जो उस समय गवर्नर जनरल इन इंडिया थे बिटवीन 1848 एंड 56, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनको इस पॉलिसी को यूज करने में। उन्होंने फॉर्मुलेट किया था और इसको पूरा फुल एनेक्सेशन के लिए यूज किया था। अब हम देखते हैं कि किसने क्या कहा 1857 रिवॉल्ट के लिए। ब्रिटिश हिस्टोरियन से इसे क्या कहा कि एक ऐसा विद्रोह जो कि एक ग्रीस कार्ट्रिज के कारण शुरू हुआ। डिसरेली जो वहां के अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने कहा अ नेशनल रिवोल्ट रूटेड इन डीप मिसट्रस्ट। वीडी सावरकर उन्होंने कहा इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एसपी चौधरी, इन्होंने इसे सिविल रेबेलियन बताया। आरसी मजूमदार ने इसे नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एसन सेन एन एफर्ट बाय द कंजर्वेटिव एलिमेंट्स टू टर्न द क्लॉक बैक। मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स जो थे उन्होंने कहा सोल्जर पीजन स्ट्रगल अगेंस्ट फॉरेन एंड फ्यूडल बॉन्डेज। एंड फाइनली मैलिसन ने इसे सिपाही मुतनी के नाम से दिया। जो रेड में मैंने हाईलाइट किया है, जैसे वीडी सावरकर, आरसी मजूमदार एंड मैलिसन, ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो आप इनको ध्यान में रखेंगे। और जहां तक रही बिहार और रिवोल्ट ऑफ 1857 की, वो हम यहीं पे देख लेते हैं। जो डेवलपमेंट्स हुए बिहार में जुलाई 1857 देखिए, अब वो मिस्टेक हो गया 1857 में, उसे मैं करेक्ट कर दूंगा।
जब मैं पीपीटी अपलोड करूंगा तो। पटना 3 जुलाई 1857 अपराइजिंग जो हुई थी वो एक बुक सेलर जो पीर अली थे पटना में उन्होंने लीड किया। फिर एक म्यूटिनी हुई दानापुर में, इसके बारे में हम देखेंगे थोड़ा सा। कुंवर सिंह जो कि 80 साल के थे उन्होंने चार्ज लिया बिहार में रिवोल्ट का। तो क्या हुआ कि 25 जुलाई 1857 को दानापुर में 3 रेजिमेंट्स जो वहाँ स्टेशन थे उन्होंने रिबेलियन कर दिया। उसके बाद वहाँ विद्रोह करके वो सोन नदी क्रॉस करके शाहबाद आ गए, जहां वो कुंवर सिंह से के लीडरशिप में रिवोल्ट आगे बढ़ाने लगे। अब जब कुंवर सिंह का नाम आया है तो उनके बारे में भी थोड़ा जान लिया जाए। इसे थोड़ा जीएस एंगल से भी देखेंगे ताकि एक आपकी कॉम्प्रिहेंसिव एंड होलिस्टिक तैयारी हो किसी भी टॉपिक के प्रति। कुंवर सिंह क्या थे? राजा थे, जमींदार थे ऑफ कहाँ के? जगदीशपुर। 80 साल में, सोचिए इनकी एज 80 साल में, आपकी एज क्या है सोचिए। और 80 साल में जब इनके पास लोग आए तो इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बूढ़ा हूं, मैं बीमार हूं। इन्होंने हथियार उठाए, लीडरशिप दिया और 1 साल तक 1857 से 1858 तक इन्होंने ब्रिटिश के नाक में दम कर दिया। ये कैसे कर पाए? क्योंकि ये गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट थे, तो अटैक करते थे, फिर छिप जाते थे, फिर किसी और एंगल से फिर एक स्ट्रेटजी बना के अटैक करते थे। इनको पॉपुलरली हम सब जानते हैं वीर कुंवर सिंह के नाम से। इनके बारे में कुछ ये एंगल से देख लेते हैं जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसमें है गवर्नमेंट ऑफ बिहार एस्टैब्लिश द वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी एट आरा इन 1992। वीर कुंवर सिंह सेतु जो कि 2017 में बना था, आरा छपरा ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, वो नॉर्थ एंड साउथ बिहार को कनेक्ट करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज है। आपको मैं बता दूं कि 2018 में 160वीं कुंवर सिंह की डेथ एनिवर्सरी पे गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने एक स्टैचू हार्डिंग पार्क में लगाया। इस हार्डिंग पार्क को अब नाम दे दिया गया ऑफिशियली वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क। ठीक है। एक और चीज है जो 1970s में बनी थी, कुंवर सेना, जो बिहार यूथ ने फॉर्म किया था। किसके लिए? टू कॉम्बैट नक्सलाइट इंसर्जेंट, नक्सली नक्सलवाद को रोकने के लिए बिहार में। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, एक प्ले है विजय की वेला, मीन्स द मोमेंट ऑफ विक्ट्री बाई चंद्रा माथुर। इसमें लेटर पार्ट ऑफ कुंवर सिंह की लाइफ के बारे में दर्शाया गया है। कुंवर सिंह का नाम एक पोयम है झांसी की रानी बाई सुभद्रा कुमारी चौहान, इसमें भी लिया गया है। तो ये हमने देखा रिवॉल्ट ऑफ 1857, फिर उसका सिग्निफिकेंस बिहार में, फिर बिहार के मेन हीरो वीर कुंवर सिंह के बारे में भी और जीएस पर्सपेक्टिव भी देखा। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आप जैसे मेरी सारी वीडियो पसंद करते आए हैं उसी तरह आपके दिल में जाए, आप कुछ सीखे, कुछ नया लगे तो कमेंट करें। ठीक है, मुझे बताएं, कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ बताएं। हमारा एसोसिएशन मैं चाहता हूं कि आपकी सफलता के लिए एक मील का पत्थर साबित हो, यही मेरी आशा है। धन्यवाद।